हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी हर कंपटीशन एग्जाम का एक बेस की तरह काम करता है, स्पेशली फॉर फॉर द हिस्ट्री। तो देखिए दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है, जो कि आपकी हिस्ट्री को बेस को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा। साथ ही आपको हिस्ट्री पढ़ने में और भी ज़्यादा आसानी लगेगा और आप हिस्ट्री को काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर का नाम है दोस्तों, कैसे, कब और कहाँ। आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहली जो बात यहाँ पे कही गई है, यह तारीखों से संबंधित है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं, आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा सनीपा जी का, कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ओके, तो आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा दोस्तों। तो हम आज तारीख के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हिस्ट्री का दूसरा नाम तो तारीख होता है। मतलब अगर आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द हिस्ट्री, देन यू विल हैव टू रिमाइंड सो मेनी डेट्स, सो मेनी ईयर्स एंड सो मेनी मंथ्स। लेकिन क्या हिस्ट्री में रियलिटी में ऐसा होता है दोस्तों? और अगर ऐसा होता है तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है? कई लोग तो हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी सब्जेक्ट समझते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन आज जिस प्रकार से हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, क्या ये सही है कि हिस्ट्री के लिए हमको कई सारी तारीखें याद करनी पड़ती हैं? देखिए दोस्तों, ये बात ना तो 100% मैं गलत बोलूँगा और ना ही 100% सही बोलूँगा, क्योंकि हमको हिस्ट्री में केवल वही तारीखें याद करनी पड़ती हैं जो कि कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई किंग है, वो पहले कैसा था, मतलब कि पहले का जो सल्तनत था, किसी किंग का जो एम्पायर था, उसका जो इम्पेरियलिज्म था वो कैसे था, और आज के ज़माने में आपको कैसे देखने को मिलता है। तो इन सब में कंपैरिजन जानने के लिए हम तो ये हिस्ट्री की बात थोड़ी बहुत कर ही लेते हैं, और जिसमें हम डेट्स के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। पहले कैसे बदलाव थे और आज के डेट में क्या बदलाव हुए, हम इन सब के लिए भी डेट्स डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए, इस लेक्चर में आपको बताया गया है कि रोजमर्रा की आपकी जो डेली लाइफ होती है, उसमें आसपास की चीजों को देखकर आपके दिमाग में कुछ हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी आ जाते होंगे। जैसे आपने कई सारे लोगों को, स्पेशली कॉलेज बॉयज को, टफरी में जा करके चाय पीते तो देखा ही होगा। साथ ही कई लोगों को आपने होटल्स में देखा होगा, कई सारे स्ट्रीट फूड्स वाले जहाँ पे अवेलेबल होती हैं, वहाँ पे लोगों को आपने चाय की चुस्की और कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए तो जरूर देखा होगा। तो क्या कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया दोस्तों, कि आखिरकार ये चाय पीना कब से शुरू हुआ होगा? आखिरकार ये कॉफ़ी पीना कब से शुरू हुआ होगा? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया क्या? आई होप कि आपके ब्रेन में इस टाइप के क्वेश्चन जो है जरूर राइज हुए होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें और भी कई सारी बातें हैं। जैसे आपने ट्रेन तो देखते ही होंगे, यू ट्रेवल फ्रॉम द ट्रेन मेनी ऑफ टाइम्स, बट क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन राइज हुआ कि फ्रॉम व्हेन द ट्रेन हैज स्टार्टेड, फ्रॉम विच स्टेशन टू विच स्टेशन द ट्रेन हैज स्टार्टेड, हु स्टार्टेड द ट्रेन, हु मेक दिस ट्रेन, ओके, एंड हु गिव मनी टू रन दिस होल रेलवेज? क्या आपने कभी ऐसा सोचा? सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आया ही होगा। ये जो न्यूज़पेपर का छपना है, आज के ज़माने में तो ये न्यूज़पेपर आ रही है, इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, इतने सारे मोबाइल में फैसिलिटी है, आपको डायरेक्ट आपको न्यूज़ मिल सकता है इंटरनेट के थ्रू। लेकिन क्या पहले के ज़माने में ये सब पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं था। तो पहले के ज़माने में अगर कोई भी घटना या दुर्घटना घटती थी, तो उसकी सूचना लोगों तक कैसे पहुंचती थी? तो इस बात को भी आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होता होगा। तो यही सब बातों का जो ब्यौरा है दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके इस चैप्टर में बताया गया है। इन्हीं सब के विषय में यहाँ पे कई सारी जानकारी दी गई है। साथ ही यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे एक आपको गतिविधि बताया है कि आप यहाँ पे डायग्राम 1 देख सकते हो। यहाँ चित्र किस प्रकार से उपनिवेशवाद का आपको इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको मैं यहाँ डायग्राम बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको ये जो इमेज है वो एकदम क्लियरली नज़र आ रहा होगा दोस्तों। इस इमेज में आप ध्यान से देखिएगा
यहाँ आपको क्या विशेषता नजर आता है? तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे एक साफ साफ इमेज क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे एक आपको एक फॉरेनर की तस्वीर नज़र आ रही होगी, और साथ ही ये इस तरीके से पोशाक में जो हमारे एंशियंट टाइम के जो ब्राह्मण थे उनका ये पोशाक था। और ये यहाँ क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपनी जो शास्त्र की पुस्तक है वो उसे सौंप रहे हैं। तो यहाँ पे इस इमेज में ये बताया गया है, ये इमेज देखिए दोस्तों, मैं इसको 100% आपको रियलिटी नहीं बोलूँगा कि ये रियल इमेज है, क्योंकि देखिए दोस्तों इस टाइप के जो इमेज हैं आपको ये देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये इसको बनाया किसने, इस इमेज को तैयार किसने किया, वो भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, इस इमेज को तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम है जेम्स रेनेल, जो भी एक ब्रिटिशर्स थे। अब देखिए यहाँ पे ब्राह्मण ब्रिटेनिया को अपना शास्त्र मतलब उनका जो ज्ञान है वो उनको भेंट कर रहे हैं। तो जेम्स रिनेल ने इस टाइप की एक तस्वीर तैयार किया जो 1782 में प्रिपेयर किया गया था दोस्तों। साथ ही यहाँ देखिए कि नक्शे तैयार करने का काम भी जो है रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव कौन है आपको पता ही होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो, है ना, 1757 के आसपास में। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि भारत पर अंग्रेजों की विजय के जो समर्थक थे उन्होंने मतलब कि वो सपोर्टर थे ब्रिटिशर्स के, तो वो हमेशा ब्रिटिशर्स के बारे में ही लिखेंगे। अगर वो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर नहीं होते, भारतीयों के होते, तो वो भारतीयों की तारीफ करते। तो इसके बारे में एग्जैक्टली सही सही बता पाना ये पॉसिबल नहीं होगा, भले ही वो किसी बुक में लिखा हो या कहीं पे भी कोई भी सोर्स दिया गया हो। तो रेनेल का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स का वर्चस्व स्थापित करना चाहा, और उन्होंने क्या किया, भारत का एक नक्शा तैयार किया और उसमें कई सारे इंफॉर्मेशन के बारे में बताया। अब इस तस्वीर के बारे में ही देख लीजिए, इसमें वो आपको दिखा रहे हैं कि एक ब्राह्मण व्यक्ति जो है अपने पवित्र ग्रंथ को अंग्रेजों को सौंप रहे हैं, मतलब अपनी संस्कृति को अंग्रेजों को सौंप रहे हैं। और वो इस बुक में ये बताना चाह रहे हैं कि भारतीय ब्राह्मण भी यही मानते हैं कि अंग्रेज ही हमारे देश को अच्छे से चला सकते हैं। भारतीय ब्राह्मण भी यही चाहते थे कि अंग्रेज हुकूमत जो है अपने कल्चर को हमारे इंडिया में लागू कर सकते हैं, जिससे हमारा इंडिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा। तो ऐसा ऐसा कई सारी बातों को रेनेल ने बताया। तो क्या ये पॉसिबल है दोस्तों? क्या आप मानते हो? बिल्कुल नहीं मान सकते। मैं भी इस बातों को नहीं मानता दोस्तों। ओके, यहाँ देखिए ये सारे ऐतिहासिक सवाल जो है आपके सामने कई बार आते होंगे कि ये सब चीज़ें कब से लागू हुई, क्यों लागू हुई, किसने लागू की, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर दिखते होंगे। अब यहाँ पे देखिए कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होगा, जो कि एक लंबे समय से चलती आ रही है। अब ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह 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 सवेरे क्या किया, चाय पीना शुरू कर दिया होगा। उनको लगा होगा नहीं भाई आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो चाय बनाते हैं, जो कि कभी नहीं बनाया गया है। ओके, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि हर चीज की शुरुआत जो है वह धीरे धीरे होती है। और इतिहास में होने वाली कोई भी घटना या आपके आसपास में आज भी अगर कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे एक उसकी बैकग्राउंड स्टोरी होती है। उस बैकग्राउंड स्टोरी को आपको अंडरस्टूड करना काफी ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सो लेट्स कंटिन्यू। तो इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं बताया जा सकता, है ना। तो इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई स्पेसिफिक डेट आप घोषित कैसे कर सकते हो? जैसे राष्ट्रीय आंदोलन हुआ हमारे देश में, कई प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जैसे 1857 की क्रांति हुई, उसको अंग्रेजों ने बोल दिया, खास करके लॉर्ड रॉबर्ट्स ने बोल दिया कि ये तो सैनिकों का विद्रोह था। फिर जॉन मैकाई ने बोल दिया कि ये तो हिंदू मुसलमानों के आपस का झगड़ा था। कई प्रकार की बातें कहेंगे। तो क्या आप उन सब तथ्यों को सही मान सकते हो? बिल्कुल नहीं मान सकते दोस्तों। ओके, तो राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ और उसका इकोनॉमी पे, उसका सोसाइटी पे क्या क्या बदलाव देखने को मिला, यानी क्या क्या चेंजेस आया, ये बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें लंबे समय में घटते घटते धीरे धीरे गायब होने लगी। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। हाँ भाई, जैसे अंग्रेजों के बारे में जो होने वाली घटनाएं थी उसके लिए क्या स्पेसिफिक डेट दिया जाता था। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ बताया गया कि 1857 की क्रांति, मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि ये क्रांति कब से स्टार्ट हुई। एग्जैक्टली ये बता पाना कि ये क्रांति कब से स्टार्ट हुई, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो वी हैव टू जस्ट
ट्राई टू डू सम काइंड ऑफ अबाउट, यानी आप लगभग में ऐसे बता सकते हो कि अप्रोक्सीमेट डिसीजन, अप्रोक्सीमेट डेट यू कैन गिव, बट यू कैन नॉट गिव द 100% accurate dates for any kind of incident which has already happened in the ancient time period. Okay, फिर भी जो लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखते हैं, आखिर वो ऐसा क्यों करते होंगे? क्योंकि देखिए दोस्तों, सबका मतलब है इंटरेस्ट से। ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू इंटरेस्ट। इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट to reading the history, to listening the history, then you will feel boring. You will feel some kind of bore. Okay, but if you are interested, if you have keen interest to know about your history, then you will take lots of enjoyment. If you are thinking about your examination, if you are thinking about your goal, then you will focus completely. Okay, अब देखिए, यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में ही होता था। ज्यादातर केस में उनकी नीतियों के बारे में ही बताया जाता था। वहाँ कई कई घटनाएं ऐसी घटती थी जिसका ब्यौरा जो है इतिहास में माना जाता है। उसके लिए हमको कई सारी चीज़ों का उपयोग करना पड़ता था। तो देखिए क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, कौन सी ईयर में उसका मैरी हुआ, कौन से साल में उसका सन जो है वो बॉर्न हुआ, और कौन से साल में उसने ये लड़ाई लड़ी। तो इस तरीके के क्वेश्चन, एंड विच ईयर ही वॉज डेड, एंड विच ईयर हिज डायनेस्टी वॉज कंप्लीटली ruined, डिस्ट्रॉय, ये सब के बारे में हमको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। और यही सब डेट जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा होगा, लास्ट 2 ईयर्स की बुक्स में, कि इतिहासकार बहुत सारे मुद्दों को उठाते हैं। जैसे कुछ सवालों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग इस किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल था। वे उस समय जो है क्या अनाज पैदा करते थे, या कैसे अपना जीवन चलाते थे, क्या खाते थे, शहर और बाजार कैसे और किस तरीके से चलते थे जबकि अंग्रेज हुकूमत थी, इतनी कड़क शासन थी। ओके, किस तरह रियासतें बनी और नए विचार पनपे, और संस्कृति और सभ्यता यानी कि कल्चर और आपकी जो सोसाइटी है वो कैसे डेवलप हुई और कैसे उसमें चेंजेस देखने को मिला। तो ये सभी चीज़ें, तो कौन सी तारीखें यहाँ पे पैमाने के रूप में काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द यानी लगभग अप्रोक्सीमेट हम वहाँ पे वो डिसीजन सुनाते हैं कि ये कहानी लगभग इतने साल की होगी, तो वे अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती। वे इसलिए वह, देखिए, वो खुद में इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बट क्या वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए आपके में एक क्वेश्चन आ गया, 1757 में आपने सुना कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ, 1764 में आपने सुना कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो ये सभी घटनाएं हैं। ओके, तो इस तरीके के आप जो है कई सारी चीज़ों जान सकते हो, कई सारी चीज़ों को समझ सकते हो। जैसे 900 बीसी में क्या हुआ था, 900 बीसी में बताया जाता है कि महाभारत का वॉर हुआ। तो ये हिस्ट्री में ये सभी चीज़ें मौजूद हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्यूरेट डेट बता पाना तो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बोलेगा नहीं भाई महाभारत का डेट है तो म से महाभारत, तो म से मंगलवार को हुआ होगा। ओके, और म से मार्च या तो म से मई में हुआ होगा। तो ये तो ऐसे डेट बताना पॉसिबल नहीं है ना, उसके एग्जैक्ट प्रमाण चाहिए, उसके एग्जैक्ट जो है कोई एविडेंस चाहिए जो कि हमको नहीं मिल पाए। ओके, इसी वजह से इसका एग्जैक्ट डेट बता पाना वो पॉसिबल ही नहीं था। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटली और काफ़ी एकदम सजा धजा के बताया। ये इतिहास सबसे पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में लिखा गया। फिर जैसे कि आपको पता है वॉरेन हेस्टिंग्स जो है 1773 में हमारे गवर्नर जनरल बने थे। ओके, और उस टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। तो यहाँ देखिए जो इंसिडेंट था वो रेगुलेटिंग एक्ट था, और वो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने। ओके, पहले वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, फिर उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ऐसी कुछ इंसिडेंट्स हुई है हिस्ट्री में जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर उसके बाद आप इसमें देखते हो कि पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बने, और लास्ट वाले कौन बने, लॉर्ड जो है माउंट बैटन बने। लास्ट वाले कौन बने, माउंट बैटन बने। और उसके साथ जो है अंग्रेजों का हुकूमत खत्म। और उसके बीच में और भी कई सारे लोग आए, जैसे आपने कई सारे चैप्टर्स में पढ़ा होगा, कई सारे बुक्स में पढ़ा होगा कि हेस्टिंग्स आए, वेलेस्ली आए, बेंटिक आए, डलहौजी आए, कैनिंग आए। ओके, और भी तरह तरह के लोग आए, जैसे कि लॉरेंस आए, लिटन आए, रिपन आए, कर्जन आए, हॉर्डिंग आए, इडविन आए।
फाइनली माउंटबेटन है, स्टोफर्ड क्रिप्स है, पैथिक लॉरेंस है, एलेक्जेंडर है। उसके बाद लास्ट में माउंटबेटन है और ये कहानी खत्म होता है। इसमें आप गवर्नर जनरल वायस राय की कई सारी खिदमतों के बारे में पढ़ते हो। जैसे कि मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन में एक इमेज है वॉरेन हेस्टिंग्स की। देखिए किस तरीके से इनको सजाया गया है, किस तरीके से इनकी जो क्वालिटी है उसको उस टाइम के जो पेंटर्स थे, उस टाइम के जो कलाकार थे, उन्होंने बताने की कोशिश की है। और जैसे कि अंग्रेजों ने व्हाइट मैन बॉर्डन थ्योरी लाया था और भारतीयों को बोला था कि देखिए हम कितने गोरे हैं और हम कितने चमक रहे हैं, हमारी स्किन कितनी चमक रही है, कितनी ब्राइटनेस आ रही है, और जिसको कि भगवान ने हमको भेजा है। और हमको भगवान ने इसलिए भेजा है कि हम आप सभी को सभ्य बना सकें, आप में कल्चर ला सकें, ओके, आप में सोसाइटी में जीने का तरीका सिखा सकें, आप में सलीका सिखा सकें कि किस तरीके से लाइफ को जीना चाहिए। तो इनके इमेजेस से पता चलता है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता था। अब रियलिटी में ऐसा था या नहीं था, इसका एग्जैक्टली बता पाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो ये चैप्टर हमें इन्हीं सब बातों के बारे में बताता है। और देखिए ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपके दिमाग में ये सभी क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। ओके, देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते थे? जैसे गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखट में क्या हम इंडियन सोसाइटी के बारे में नहीं बता सकते कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो डिसाइड किया गया, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, जो पहले बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। ओके, तो क्या उस टाइम पे इंडियंस की क्या पोजीशन थी, फार्मर्स कैसे रहते थे, ओके, जो सड़कों में रहने वाले लोग थे वो किस तरीके से अपना जीवन चलाते थे, क्योंकि उस टाइम तो अंग्रेजों की हुकूमत थी। फार्मर जो है किस तरीके से फार्मिंग करते थे, वहां पे वुमेन्स की क्या कंडीशन थी, इसके बारे में डिटेल से कहीं पे एक्सप्लेन नहीं किया गया दोस्तों। ओके, अब यहाँ पे कई सारी चीजें हमको पता चलती हैं कि जैसे कि जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तब हमको यहाँ पे क्या समझ में आता है, तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट दिया जाता है। हम ऐसा क्यों करते होंगे? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अध्याय में कोई कुछ सामंजस्य बना रहे, कुछ बैलेंस बना रहे। और इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। कहानी ऐसी ही होनी चाहिए दोस्तों। जैसे आप मेरे लेक्चर को अभी बड़े गौर से सुन रहे हो, तो इसका मतलब यही है ना दोस्तों कि आप फोकस हो, आप इंटरेस्टेड हो इतिहास जानने में, आप इंटरेस्टेड हो कि आप हिस्ट्री को समझ सको अपने। तो इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं को जोड़ देते हैं, उस कहानी को पेश करने के लिए कोशिश करते हैं जो कि गवर्नर जनरल के जीवन से बिलोंग करती थी, और भारतीयों के बारे में हमने बताना ही छोड़ दिया। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमको कमियां नजर आती हैं। अब यहाँ देखिए 1817 में यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 1817 में जो ईयर आता है, वहाँ स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे और वहाँ के पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उनका नाम क्या था, जेम्स मिल। तो जेम्स मिल ने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी जो ब्रिटिशर जब भारत में थे, इंडिया को गुलाम बनाए हुए थे, और यहाँ पे जिस तरीके से अपना क्रूल रूल जब चला रहे थे, और यहाँ पे क्रूरली काफ़ी ज़्यादा वो रूलरशिप यहाँ पे कर रहे थे, तब उन्होंने एक बुक लिखी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर्स जेम्स मिल ने ये बुक लिखी दोस्तों। ओके, तो ये बुक लिखने के पीछे उनका मकसद क्या था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब भारत में तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपना गवर्नर चला रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इंडिया से रिलेट करते हुए ब्रिटिशर्स को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपनी मौजूदगी बताई, ब्रिटिशर्स की मौजूदगी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और यहाँ पे बताया कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से इंडिया को डेवलपमेंट करना चाहते थे। उन्होंने तो अपनी किताब में ये तक बोल दिया कि इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है। मतलब उन्होंने ये बांट भी दिया कि बोला कि जो हिस्ट्री है वह हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स इन तीनों के ही आसपास घूमती रही। लेकिन क्या ये पॉसिबल है दोस्तों? जब तक आप अपने इंडिया के हिस्ट्री में पीजेंट के बारे में डिस्कशन नहीं करोगे, फार्मर्स के बारे में डिस्कशन नहीं करोगे, वुमेन्स के बारे में डिस्कशन नहीं करोगे, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, ग्रोथ रेट, ट्रेडिंग, इकोनॉमी, ये सब के बारे में, रिवेन्यू, ये सब के बारे में डिस्कस नहीं करोगे, आपका कोई भी बुक कैसे कंप्लीट हो सकता है? लेकिन यहाँ पे केवल हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया। दैट मीन आप समझ सकते हो कि दिस बुक विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग थिंग फॉर द इंडियंस पीपल एंड दे वांट टू इंसल्ट देम। ओके, अब यहाँ से देखिए
इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी वजह क्या रही होगी? अब इसकी देखिए, हम एक दौर की खासियत, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उससे समझ सकते हैं। इसलिए ऐसे शब्द जो है यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, और ये शब्द जो हैं अतीत के बारे में हमारे विचारों को और दर्शाते हैं। कुछ जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कुछ खास बातें वहाँ की, जैसे कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या इंपॉर्टेंस था। तो ये सभी चीज़ें जो है वहाँ पे काफ़ी मेजर रखती, काफ़ी अपना मेजॉरिटी ऑफ पावर रखती हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि क्यों ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंस रही हैं, कि आप अपनी हिस्ट्री को जान सको इन चीज़ों के हेल्प से। तो जो जेम्स मिल थे, उनको लगता था कि जितने भी एशियाई समाज है, जितनी भी एशियाई सोसाइटी है, एशियन सोसाइटी है, उनका जो कल्चर के मामले में वो यूरोप से तो काफ़ी पीछे है। और उन्होंने तो अपनी अकल लगाते हुए ये भी बोल दिया कि पहले यहाँ हिंदू मुसलमान जो है तानाशाही राजा रहते थे। ओके, क्या रहते थे? तानाशाही राजा। मतलब कि वो क्या करते थे? भारतीयों को प्रताड़ना करते थे, उनसे मनमाना टैक्स वसूलते थे, उनको परेशान करते थे, उनको कई प्रकार की सजाएं देते थे। ऐसा उन्होंने कहा कि दे पनिश देयर ओन पीपल्स, ऑल्दो either they may be Indian kings, either they may be Hindu kings, either they may be Muslim kings. They always try to abolish to the Indians. Okay, so what happened? If they were abolishing to the Indians, now the Britishers are doing same thing. Although you can say that the Britishers are more better than the Indian rulers. ऐसा इन्होंने कहा। तो अब यहाँ पे देखिए, हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज्य वहां पे चल रहा था। अब उन्होंने बताया कि उन्होंने तो सब कुछ बर्बाद किया था, लेकिन ब्रिटिशर्स तो कितने अच्छे हैं, वो आपको अपने यहाँ के जो यूरोप के जो कल्चर हैं उसके रास्ते पे आगे ले जाएंगे। आपकी किस्मत बदल जाएगी। यूरोप में कितना ज़्यादा मैनरिज्म है, यूरोप में कितनी अच्छी आर्ट एंड वहाँ की कल्चर कितनी अच्छी है, आपको उसको अपनाना चाहिए। वहाँ के आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने चाहिए। ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश की दोस्तों, जो कि बिल्कुल बुरी बात थी। जेम्स मिल ने तो यहां तक सुझाव दे दिया कि ब्रिटिशर्स शुड कंट्रोल ऑल ओवर द इंडियन फील्ड, ब्रिटिशर्स शुड कंट्रोल ऑल ओवर द इंडियन लैंड, ऑल ओवर द इंडियन फार्मर्स बाय द हेल्प ऑफ जमींदार्स एंड सो मेनी पीपल्स। मतलब अंग्रेजों को भारत की सभी जमीनों को कब्जे में कर लेना चाहिए, उसके लिए भले उनको जमींदारों का सहारा क्यों ना लेना पड़े। ओके, अब इससे क्या होगा ना, वो आसानी से यहाँ पे अपना गवर्नर रूल जो है चला सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं आसानी से इंडिया को। तो इसके लिए उनको पूरे इंडिया को कंट्रोल में ले लेना चाहिए। ओके, तभी तो इंडिया की डेवलपमेंट होगी। अदरवाइज इंडिया इज अनेबल टू डेवलप बाय इट्स ओन। ओनली द ब्रिटिशर्स कैन हेल्प देम टू डेवलप, अदरवाइज इट विल नेवर बी डेवलप। तो इतिहास की कुछ इस तरीके से कुछ कंट्रोवर्सी बातें थी जो हमको देखने और सुनने को मिलती हैं। अंग्रेज शासन से पहले सारा अंधकार का दौर ही था, वो सभी लोगों को अंधेरे में ही रखना चाहते थे दोस्तों। अब इसके बाद देखिए, क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? आई थिंक ये आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों। क्या इन सारे दौरों में से कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चले? बिल्कुल चले दोस्तों। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, अरबी, कई सारे लोग यहाँ पे रहते थे और वो आसानी से अपना जीवन चला रहे थे। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मान लीजिए कि आप खाली बोल देते हैं कि नहीं भाई, उस समय धार्मिक भावना ही चल रही थी, अगर हिंदू शासन कर रहा तो खाली हिंदू हिंदू चल रहा था, अगर मुसलमान शासन कर रहा था तो खाली मुसलमान मुसलमान, क्या ये पॉसिबल है? इंडिया में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों। तो हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था, सभी अलग अलग धर्म को मानते थे। लेकिन ज़्यादातर जो किंग थे वो दूसरे की जो भी रिलीजन थी उसको वो लोग क्या करते थे? रेस्पेक्ट करते थे दोस्तों। लेकिन ये अंग्रेजों ने ऐसा बताना चाहा। फिर अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर क्या करने लगे? उसको 3 पार्ट में डिराइव करने लगे और 3 पार्ट में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया आखिरकार। उन्होंने क्लासिफाइड किया। सबसे पहले बोला कि एंशियंट हिस्ट्री होगी भैया, फिर मिडिवल हिस्ट्री होगी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री होगी, क्योंकि ब्रिटेन में भी ऐसा ही चलता है। और उन्होंने इंडिया में भी यही चीज करने की कोशिश की। और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताना चाहा कि एंशियंट हिस्ट्री में क्या हुआ, एंशियंट हिस्ट्री में जो चेंजेस आए, मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री में जो चेंजेस आए और मॉडर्न हिस्ट्री में जो अंग्रेजों के आने के बाद जो चेंजेस दिखे, वो क्यों पॉसिबल हो पाए।
इसीलिए पॉसिबल हो पाए क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर आ गया। जिस तरीके से हम ब्रिटेन में साइंस को सब कुछ मानते हैं, वहाँ लॉजिक को सब कुछ मानते हैं, डेमोक्रेटिक को सब कुछ मानते हैं, वैसे ही हम इंडिया में भी इन सब चीज़ों को लागू करेंगे। और ये सब चीज़ों के बेस पे वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे लोगों को आज़ादी मिली, लोगों को वहाँ इक्वलिटी मिली, लोगों को वहाँ लिबर्टी मिली। कहाँ पे? वेस्टर्न में। तो इंडियंस को भी उन्होंने यही पाठ पढ़ाया और फिर इंडियंस को बोला कि आप हमारे कल्चर को फॉलो कीजिए, आपके में भी इक्वलिटी दिखाई देगी, आपके में भी आपको साइंस और लॉजिक दिखाई देगा, जिसे आप डेवलप कर पाएंगे। ये झूठी झूठी बातें वो बोलते थे दोस्तों, लेकिन ये बात आपको कब पता चलती है? जब दादा भाई नौरोजी वहां जाते हैं। जब दादा भाई नौरोजी जब इंग्लैंड जाते हैं, तब वो देखते हैं कि वहां तो अंग्रेज हुकूमत कुछ और ही रूल चला रही है और इंडिया में लोगों को अंग्रेज हुकूमत क्या कर रही है, यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो एबॉलिश कर रही है, खाली उनका शोषण कर रही है, उनको इरिटेट कर रही है, उनको टॉर्चर कर रही है और उनको खाली पनिश करने का काम कर रही है। तो ये सब चीज़ें हमको इतिहास में देखने को मिलता है। इसी बीच में एक नया एज का ग्रो होता है, उस एज को आप औपनिवेशिक कह सकते हो, यानी कि न्यू कॉलोनाइजेशन कह सकते हो दोस्तों। अब ये कॉलोनाइजेशन क्या होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा पहले। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँगा कि उन्होंने क्या किया। पहले इंडिया के जितने नवाब थे उनको उन्होंने जीत लिए और उनको उन्होंने जीतने के बाद क्या किया, यहाँ की जितनी भी रिवेन्यू थी उसको उन्होंने हथिया लिया, जितनी इकॉनमी थी उसको उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, सस्ती दामों पे अपने यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को लेते थे और उसको ब्रिटेन ले जाते थे। ब्रिटेन ले जाने के बाद उसको फिनिश गुड बनाते थे और वापस इंडिया आकर के इनको महंगे दामों में बेचते थे। और सोचिए आप खुद कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने कुछ सैनिकों को यहाँ रख दिया। अपने सैनिकों को यहाँ रखा, बोला कि देखिए सर, मतलब राजाओं को बोला कि देखिए, अगर आप पे मान लीजिए कोई दूसरा अटैक करता है तो यही सैनिक आके हमको बताएंगे, तो इनका पेमेंट आप दीजिएगा। और वहाँ से इंडिया से कुछ लोगों को अपने सैनिक बना के ले गए, समुद्र पार करा के। जो कि ऐसा माना जाता था हिंदू परंपरा के अनुसार कि जो व्यक्ति समुद्र पार करेगा उसका तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और वह व्यक्ति अपने धर्म से, अपने समाज से अलग हो गया। ऑल्सो देयर सैलरी वॉज ऑल्सो गिविंग बाय द इंडियन रूलर्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। उनकी सैलरी जो है भारतीय शासकों द्वारा पे की जाती थी। तो इंडिया की रेवेन्यू तो खत्म ही हो रही थी दोस्तों, क्योंकि ब्रिटेन में रहना कोई आसान बात था नहीं, काफ़ी खर्चा आता था। तो इस तरीके से यहाँ की कई सारी चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। यहाँ वो मनमाने तरीके से अपनी खेती उगाते थे। जैसे वो यहाँ के फार्मर्स को बोलते थे, यहाँ के पीजेंट्स को बोलते थे कि आप जो है हमारे फसल को उगाइए। जैसे उन्होंने नील की खेती की, नील की खेती उगाने को बोला। उन्होंने 3 कठिया पद्धति अपनाई कि अपने लैंड के 3/20 पार्ट में उनको नील की खेती करनी पड़ती थी। ओके, जबकि इससे इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स हो रहा था इंडिया का। और धीरे धीरे करके उन्होंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और यहाँ के कल्चरल चेंजेस को लेके आ ही गए। तो ये जो कंप्लीट आपको जो चीज़ यहाँ पे सुनने को मिलती है, ये सभी चीज़ें क्या हैं, कॉलोनाइजेशन को बताती हैं। मतलब जब कोई एक मजबूत देश किसी दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेता है और उस पर ओवरटेकन कर लेता है, वहाँ की सभी चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लेता है, भले वहाँ की पॉलिटिकल मुद्दे हो, वहाँ के सोशल मुद्दे हो, वहाँ की इकोनॉमिकल हो या वहाँ के कल्चरल प्रॉब्लम्स हो, उन सभी को अपने कंट्रोल में जब कर लेता है तो ये पूरे प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं दोस्तों। ओके, अब इसके बाद देखिए हम इसके आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, हम किस तरह जानते हैं, किन चीज़ों को किस तरह जानते हैं कि भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते थे। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्रोत उनको मिलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अपने कुछ पेपर्स रखते थे। तो अंग्रेजों को ऐसा फील होता था कि आज जो भी चीज़ें घट रही है हमको उन सभी चीज़ों को नोट डाउन करके रखना चाहिए। इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अलग अलग अपने ऑफिस खोले और उन्होंने क्या बनाया, यह डिसीजन लिया कि हम सब चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। ओके, भले वो कोई भी बात हो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, देखिए दोस्तों, उन्होंने अपने तहसील के ऑफिस खोले, कलेक्ट्रेट खोला, कमिश्नर के ऑफिस खोले, अपने स्टेट्स के कई सारे सेक्रेटरीट ऑफिस खोले, कई सारे कोर्ट्स के दस्तावेजों को उन्होंने एक रिकॉर्ड रूम में रखा। कई सारे उन्होंने काम किए और इन सब के लिए उन्होंने क्या किया, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए। जैसे कि मैं आपको इसका इमेज दिखाना चाहूँगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। ये देखिए उस टाइम का 1920 का ये क्या है, मतलब 19वीं, मतलब 19th सेंचुरी के मिडिल में ये काम स्टार्ट किया गया है।
या आप समझ सकते हैं कि इसके एंड आते आते या मिडिल में ही, मोस्टली जो है मिडिल में ये काम हुआ। क्या, जब प्रिंटिंग मशीन आ गई तो लोगों को और अलग अलग ऑफिस दे दिया गया। उनको बोला गया कि आप प्रिंटिंग का ही काम करो एक्स्ट्रा टाइम देके, और सबको यहाँ पे आना है भाई, और यहाँ पे आके आपको काम करना है। ओके, तो ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। वहाँ पे देखिए जितने भी कॉलोनीज थी उसमें क्या करते थे, गवर्नमेंट के कुछ बंदे जाते थे और टाइम टू टाइम वहाँ पे इंस्पेक्शन करते थे। और ये अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको अच्छे से समझना जरूरी है, तभी आप उस पर अच्छे से अपना गवर्नमेंट चला सकते हो। अब देखिए 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या हुआ था, पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए कहा गया, और उसके लिए हमको जानना पड़ा, मतलब अंग्रेजों को जानना पड़ा कि गाँव की इकॉनमी कैसे चलती है, गाँव की जो मिट्टी है वो किस तरीके की सॉइल है, वहाँ की सॉइल की क्या क्वालिटी है, वहाँ किस तरीके से प्लांट्स और ट्रीज देखने को मिलते हैं, किस तरीके के एनिमल देखने को मिलते हैं, वहाँ की क्या कल्चरल इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे क्या पॉपुलर चीज़ें हैं। तो इन सभी बातों को उन्होंने अपने मैप में नोट डाउन करा और इन सभी चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा किया। ओके, और उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ कौन से कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, कौन से रिलीजन को ज़्यादा फॉलो करते हैं, और वह कौन से बिजनेस करते हैं, कौन सा उनका मेजर ऑक्यूपेशन है। इन सब बातों को उन्होंने गौर किया और उस मैप में उन्होंने नोट डाउन करा। और इसके लिए उन्होंने कई सारे पुरातात्विक यानी एस्ट्रोलॉजिक्स का भी यूज़ किया, कई सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी बोला। उन्होंने कई सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका भी यूज़ किया, लोगों से बात करने के लिए, उनसे बात निकलवाने के लिए। तो कई तरीके इन्होंने हथकंडे अपनाए। अब यहाँ पे देखिए अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, तो उनके जो रिकॉर्ड्स थे जो प्रशासन ने बना रखे थे, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जो तैयार किए थे, उससे आपको ये नहीं पता चलता कि उस टाइम पे जो किसान था, जो पीजेंट थे, जो कॉमन मैन था इंडिया का, वो किस तरीके से परेशानी से गुजर रहा था। आप उसको नहीं समझ सकते क्योंकि उसमें बताया ही नहीं गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपको एक मैप नजर आ रहा होगा, बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य यहाँ पे चल रहा है, मतलब वो मैपिंग का काम चल रहा है। उसके लिए कितने सारे लोग हैं देखिए वहाँ पे, किस तरीके से यहाँ पे एक तंबू लगाया गया है, आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हो कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे किस तरीके से चेयर सजाए गए हैं, आपस में डिस्कस करके वो सभी चीज़ें तैयार कर रहे थे। और उसमें वो फोकस कर रहे थे कि इंडियंस को इंडिया की जो पब्लिक है उसके बारे में पता ना चले, इसलिए उन्होंने उन सभी चीज़ों को हाइड कर दिया, केवल अंग्रेजों को अच्छा 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 बताने की कोशिश की दोस्तों। तो ये बातें जो है कई लोगों को धीरे धीरे पता चली, जैसे कि मैंने बताया कि जब दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड जाते हैं तब वो द पोवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की जो बुक लिखते हैं उसमें सभी बातें खुल के सामने आ गई और लोगों में जागरूकता की भावना पनपी। अब ये जो तस्वीर है जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई है 1832 के आसपास की। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना चाहिए आपको। कैसे देखिए दोस्तों, ये देखिए ये 1857 का जो वॉर हुआ था, ये उस टाइम का यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया गया है। आप स्क्रीन में देख सकते हो किस तरीके से यहाँ बताया गया है कि अंग्रेज हुकूमत किस तरीके से भारतीयों को कत्लेआम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मोस्टली आपको यही दिखाया गया है यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों कि इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि जो बुक था उसमें आपको क्या पता चलता है कि ऑफिसर जो थे वो क्या सोचते थे, लेकिन ये नहीं पता चलता कि पीजेंट क्या सोचते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, तो नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए उसमें कई सारी कविताएं लिखी, कई सारे उपन्यास लिख दिए उस टाइम के लोगों ने, क्रांतिकारियों ने, और उसको लोगों तक फैलाया। कई सारे पर्चे बांटाए जाते थे जिसमें लोगों को बताया जाता था कि ब्रिटिशर्स आर डूइंग रियली बैड थिंग्स फॉर द इंडियंस, ब्रिटिशर्स आर नॉट गुड फॉर द इंडियंस एंड वी विल हैव टू विड्रॉ दैम फ्रॉम द इंडिया। ओके, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे थे जो पहले जमाने के जो ब्रिटिशर्स ने जो बनाया था वो ब्रिटिशर्स नहीं बनाया था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी मिली जिसको ढूंढने में हालांकि टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे इंडियंस को उन सभी चीज़ों के बारे में पता चलते गया जो कि उस टाइम के मौजूदा इंडियंस की स्थिति थी। उसके लिए इन्होंने क्या किया होगा, उस जमाने के लोगों से मिले होंगे, उस जमाने के कई लोग रहे होंगे जिनसे इन्होंने बात किया होगा, उनसे पूछा होगा कैसे कैसे घटनाएं घटी। ओके, उस जमाने के जो कुछ क्रांतिकारी थे उन्होंने कुछ बुक्स लिखी, कुछ पुरानी डायरीज लिखी,
उसमें कुछ घटनाओं के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया गया था, उससे कई सारे इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ पुराने दस्तावेज, कुछ पुराने फोटोग्राफ्स, और कई सारे इंडियंस थे जैसे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अपनी पंजाब केसरी की न्यूज़पेपर चलाते थे। फिर धीरे धीरे महात्मा गांधी ने भी अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, और कई सारे भारतीय लोगों ने अपना अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, जिससे कि हमको देखने को मिलता है कि भारत में रहने वाले जो पीजेंट्स थे, बेसिकली जो लोअर कैटेगरीज के लोग आते थे, जो मिडिल कैटेगरीज के लोग आते थे, उनका जीवन कैसे चल रहा था। ओके, अब देखिए 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 दोस्तों, ये जो जितने भी स्रोत हैं, जितने भी जो आपको सोर्सेस मिलते हैं जिससे कि आप पढ़ लिख के समझते हो कि क्या चीज़ें हो रही थी, उससे आप जान पाते हो कि उस टाइम पे जो आदिवासी था, जो आपके जो ट्राइबल एरिया के लोग रहते थे, जो पीजेंट थे, और खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरीके से अपनी जीवन चला रहे थे, वो अंग्रेज़ों के दस्तावेजों से नहीं पता चला। लेकिन उन डायरीज में लिखी हुई बातें, जैसे कि मैंने आपको बताया, और पुराने लोगों से मिलजुल कर जो भी चर्चाएं करते थे, और उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलता था, उससे इनको पता चलने लगा। ओके, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है वह कंप्लीट होता है। आई होप इस लेक्चर की बारीकियों को आप समझे होंगे दोस्तों, और आप समझ पाए होंगे कि अंग्रेज हुकूमत ने किस तरीके से इंडिया में गवर्नमेंट चलाया। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आपको ये स्क्रीन में बताना चाहूँगा कि ये लिप्टन्स टी का एक ऐड आया था उस टाइम पे, जो चाय की जब स्टार्टिंग कॉफ़ी की जब उन्होंने ऐड करने की कोशिश की थी कॉफ़ी और टी की, तब उनका ये पहला इमेज एक तैयार हुआ था। इस तरीके से देख सकते हैं आप स्क्रीन में कि ये जो इमेज है वो एक ब्रिटिशर्स का बनाया गया था, ओके, ना कि किसी इंडियन का। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर दिस लेक्चर। आई होप यू ऑल वुड हैव इंजॉयड। सो मैं अपने नए व्यूवर्स को बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को प्रमोट कीजिए, ताकि आपको मैं और भी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आप तक मैं पहुंचा सकूं, और इस चैनल को